नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ। और अब समय हो चुका है 12 और 12 बजे आप सबको पता है कि चलती है रीजनिंग की क्लास और हम धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं और एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें इतने क्वेश्चन लेकर चलना है। तो आज आपको ये दिमाग में फीड करके चलना है कि क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको आंसर्स देना है, क्वेश्चन आएंगे और नई नई कैटेगरी के प्रश्न आएंगे। एक नया अनुभव लेकर मैं आज आपके सामने आऊँगा, तो नए अनुभव के साथ मैं प्रश्न कराऊंगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इरिटेशन भी हो कि कैसे प्रश्न है सर, ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो बेटा जब नई नई चीज़ों को सीखोगे, देखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तभी दूसरी आगे बढ़ेगा, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से तो आप आगे बढ़ते हो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसका मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, आप वहीं पर पड़े हो, आप पीछे भी जा रहे हो या तो फिर वहीं पर पड़े हो, आपका विकास रुक गया है। और जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और जब प्रॉब्लम आएगी तो एक एक स्टेप आदमी व्यक्ति क्या करता है, सॉल्व करता है और आगे इंप्रूव करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेट वीडियो यूपीएसआई यूपीपी का आप सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग का आपका जो है महासंग्राम इस समय चल रहा है और इस संग्राम को हम लोग कंप्लीट करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और आज जो है हम लोग जो है 15वें महासंग्राम पर पहुंच चुके हैं। और इसी प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे भी आगे क्या करेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। और जितने बच्चे हैं सभी को बेटा एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आज की इस क्लास को हम लोग जो है आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या करेंगे, इंप्रूव करते चलेंगे। तो चलिए प्रश्न में आप सबके सामने लेकर आता हूं। और प्रश्न लाने से पहले दोस्तों आप सब देखिए कि महाबचत ऑफर आपके सामने है। इसमें से यूजीसी नेट की जो क्लास है आपको 9999 में, इसके बाद वीडियो मॉक टेस्ट जो आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आप सबके लिए, क्योंकि जिन बच्चों का वीडियो का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपए में। इसके बाद पीटी का जो मॉक टेस्ट है ये 249 रुपए में। और इसके बाद हिंदी की इंडिविजुअल क्लास 999 में। ये सब इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है किसकी वजह से, जो आपका त्योहार है, दशहरा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, इस वजह से स्टडी 91 आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। और तीसरा जो है अगला जो है पेट की हिंदी की इंडिविजुअल क्लास आप सबके सामने प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर बुक्स में भी आपको जो है डिस्काउंट दिया गया है। तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्रश्न नंबर पहला आप सबके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर पहले को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा और इसी के आधार पर हमको जो है आगे क्या करना है, बढ़ना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो एक नए अनुभव के साथ में आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसके प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी वर्ण 3 तथा 4 का परिचायक नहीं। देखो ध्यान से समझना, नीचे एक जोड़ दिया गया है, जोड़ ये आपको दिख रहा होगा। नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसके प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, जिसका प्रत्येक वर्ण है, जिसका जो प्रत्येक वर्ण है एक अंक विशेष का परिचायक है। मतलब एक अक्षर का एक कोई ना कोई अपना अंक है, उसका एक स्वरूप है। लेकिन कोई भी वर्ण 3 तथा 4 नहीं हो सकता, उसने मना किया है, नहीं हो सकता। यदि उपर्युक्त प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं तब निम्न में से कौन सा परिचायक होगा, आपको बताना है। बताइए कि उपर्युक्त प्रश्न में जोड़ने के बाद घटाएं तो इसमें से कौन सा परिचायक होगा, ये आपको बताना है। ये यहाँ पर आपको जोड़ दिया गया है, लेकिन अगर इसको घटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा। तो पहले दोस्तों हमको इसका कोई ना कोई परिचायक निकालना पड़ेगा। एक अक्षर का एक कोड, नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसके प्रत्येक वर्ण का एक विशेष अंक का परिचायक है। मतलब यहाँ पर हमको जो अक्षर हैं उनका कोई ना कोई खुद से एक विशेष अंक एज्यूम करना पड़ेगा। और जब एज्यूम करेंगे तब इनको हम जोड़ेंगे, तभी हमको फाइनली क्या करेगा, आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इनका 3 और 4 हम मान नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान देना है कि जब 3 और 4 हम मान नहीं सकते तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो जैसे O और O आया है तो यहाँ पर N आया है, तो O और O का कोड समान होगा और N का कोड जब दोनों को जोड़ेंगे तो उनका कोड भी क्या होगा, समान होगा। ये आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किसका क्या कोड हम मान सकते हैं, ये आपको जो है ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर हमें एक कोड एज्यूम करना है, तो चलिए एज्यूम करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमको O और O को जोड़ना है, W है, H है, इसी प्रकार से एक कोड एज्यूम करना है। तो कैसे कोड को एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से W का कोड 9 मान लें, अगर यहाँ से हम W का कोड क्या कर लें, 9 मान लें, और इसके बाद हम जो है क्या आया A का कोड हम क्या मान लें, अगर 1 मान लें तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 मतलब A की जगह 1, और 0 जो है M का कोड मान लें, M का कोड क्या मान लें, 0 मान लें। ठीक है, इस प्रकार से सेट करते हैं। अब इसके बाद हमने M का कोड 0 मान लिया, अब हमारे पास क्या आया H का हमको कोड मानना पड़ेगा। तो अगर हम H का कोड क्या मान लें, H का कोड क्या कर लें, यहाँ से 7 मान लें। इसके बाद हम जो है N का कोड क्या मान लें, N का कोड क्या मान लें, 2 मान लें, N का कोड 2 मान लें, और O का कोड जो है, O का कोड जो है हम कितना मान लें, 6 मान लें। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, D का कोड हम क्या एज्यूम कर लें, 5। देखो उसने कहा है कि 3 और 4 होना नहीं चाहिए, 3 और 4 हम मान नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे पास क्या बच गया, E बच गया, और E का कोड हम क्या मान लें, 8 मान लें। अब चलो देखते हैं। तो WHOM, तो W का कोड हमने 9 माना था, ध्यान से देखिएगा, W का कोड हमने क्या माना, 9 माना। इसके बाद H आया, H का कोड हमने 7 माना। इसके बाद O आया, और O का कोड हमने 6 माना, 6 हो गया। इसके बाद M आया, और M का कोड हमने क्या माना था, 0 माना था। M का कोड हमने क्या माना है, 0 माना है। ठीक है, इसके बाद A आया, A का कोड हमने 1 माना है। इसके बाद M का कोड हमने 0 माना है। O आया, O का कोड हमने 6 माना है। D आया, और D का कोड हमने क्या माना है, 5 माना। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। जब 9 और 1 कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जब 9 और 1 10 आया, तो इसके बाद यहाँ पर 7 का क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। 7 का क्या आएगा, 7 आएगा। 6 और 6 कितना होगा, 12 होगा। ऐसे जोड़ते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा नियम के अनुसार। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 6 12 के 2 आएगा, 7 और 1 8 आएगा, 9 और 1 कितना आएगा, 10। नियम के अनुसार जोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे गलत हो रहा था। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब 1 का कोड कितना है। अगर 1 के कोड की बात करें तो 1 का कोड किसका है, A का। 0 किसका कोड है, 0 कोड है M का। 8 किसका कोड है, 8 किसका कोड है, E का। देख पा रहे हैं। इसके बाद 2 किसका कोड है, 2 किसका कोड है, N का। 2 किसका कोड है, N का, और 5 किसका कोड है, 5 किसका कोड है, D का। तो यही चीज हमको मिल गई यहाँ पर। तो उसने कहा क्या है कि यदि उपर्युक्त प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं तो निम्न में से कौन सा उत्तर का परिचायक होगा। अगर हम इसको जोड़ने के बजाय क्या कर दें, घटा दें। तो ये बात समझ में आई। तो हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से घटाते हैं, जोड़ने के बजाय क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर में क्या मिलता है। तो जोड़ने के बाद घटाते हैं। तो यहाँ पर 10 में 5 घटाओगे 5 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 15। 15 में 6 घटाओगे कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6, और 9 में 1 जाएगा, कितना आएगा, 8। ये आएगा। 8 किसका कोड है, E का, और 6 किसका कोड है, O का, और इसके बाद 9 किसका कोड है, W का, और 5 किसका कोड है, D का। तो EOWD और EOWD कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर A में। तो देखो ये जो प्रश्न इससे पहले, ये वाला प्रश्न ऐसे जो आया था, इससे पहले 2012-14 में SI का एग्जाम हुआ था, शायद वहां पर एक ऐसा प्रश्न आया था, और यहाँ पर अपने आप से कोड को एज्यूम करना था, इस जोड़ को सेट करना था। जब इसको सेट करते तभी ये प्रश्न होता। तो शायद ज्यादातर नए अनुभव का प्रश्न था, और ज्यादातर बच्चे इसको क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। वर्ण डी कौन से अंक का परिचायक है। तो वर्ण डी की अगर बात करें तो वर्ण डी 5 अंक का परिचायक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 5। तो वर्ण डी कौन से अंक का परिचायक है, तो वर्ण डी जो है 5 अंक का क्या है, परिचायक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। आपको देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन कम से कम मेरा ये उम्मीद आशय था कि प्रश्न से परिचित तो हो जाओगे कि ऐसे
ऐसे प्रश्न भी पूछता है, और 1 2 3 बार जब आपके सामने में लेकर आऊंगा तो अपने आप चीजें बेहतर हो जाएंगी। WHOM किसका परिचायक है? तो WHOM, तो W का कोड क्या था? 9 था, मुझे याद है। W का कोड क्या हमने जूम किया था? 9। H का कोड देख लेते हैं क्या था। तो H का कोड क्या था? H का कोड हम ध्यान से देखें तो H का कोड क्या है? 7 है। और O का कोड क्या था? 6 था। और M का कोड था 0, तो 760 आएगा। तो 760, तो 7 6 और 0 आएगा, तो 9760, और 9760 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो WHOM का जो कोड था, W का 9 था, H का 7 था, O का 6 था, और M का कोड कितना था? 0 था। ठीक है, तो जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन सा वर्ण है? तो कह रहा है जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन सा वर्ण है? तो सबसे बड़ा अंक का परिचायक कौन था? W। क्यों? क्योंकि W का जो वैल्यू था वो क्या था? 9 था। इस सबसे बड़े अंक का क्या है? परिचायक है। इससे पहले हमने देख लिया था। तो ये आपके प्रश्न यहां से समाप्त होंगे। आइए अब कुछ अपने प्रकार के प्रश्न। तो कह रहा डेली यूट्यूब शेड्यूल की दोस्तों बात कर रहा है। तो डेली यूट्यूब शेड्यूल जो आपका है, इसमें डेली करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जीके जीएस, रीजनिंग, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, संस्कृत, ये सारी चीजें आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अब आपके सामने प्रश्न आ गया है, कह रहा है कि P, Q, R, S और T 5 वक्ता हैं जिन्हें किसी दिन बोलना है, लेकिन यह इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। R ना तो पहला और ना ही अंतिम वक्ता है। S के बाद 3 वक्ता हैं। प्रश्न ने कहा है कि S के बाद 3 वक्ता हैं, तो S के बाद 1 2 और 3 बोलने वाले, तो 1 2 3 4, तो 1 S से पहले होगा। S से क्या होगा? पहले होगा। ध्यान से समझिए, उसने कहा कि P, Q, R, S, T 2 2 4 5 वक्ता हैं टोटल, 5 S के बाद 3 वक्ता हैं, ऐसा उसने बोला है। R ना तो पहला है और ना अंतिम, तो R ना तो पहला है ना अंतिम, तो R या तो यहां बैठेगा या तो फिर यहां बैठेगा। ठीक है, S के बाद 3 वक्ता है और T के पहले 3 वक्ता है, और T के पहले 3 वक्ता है, तो T के पहले 1 2 और 3, तो T को यहां बैठा दो। तो T के पहले 1 2 3 वक्ता है। उसने कहा था कि R ना तो पहला और ना ही अंतिम, तो R यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, तो R को फिर आपको यहां बैठाना पड़ेगा। यदि P Q के बाद बोलता है, प्रश्न बोल रहा है S के बाद 3 वक्ता है और T के पहले 3 वक्ता है, T के पहले 1 2 3 वक्ता है। यदि P Q के बाद बोलता है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि P जो है Q के बाद बोलता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यदि P जो है Q के बाद बोलता है, तो P तो अंतिम वक्ता कौन होगा? P Q के बाद बोलता है, तो P जो है Q के बाद बोलता है, तो P सबसे लास्ट में जाएगा। तो उसने कहा है तो अंतिम वक्ता कौन होगा? तो अंतिम वक्ता के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहां से अंतिम वक्ता को निकाल कर देना है कि इस प्रश्न का जो होगा वो अंतिम वक्ता कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो अंतिम वक्ता जो दोस्तों होगा वो कौन होगा? P होगा। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अंतिम वक्ता कौन है? P। और P कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। P कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ये भी बढ़िया प्रश्न था। एक अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो दोस्तों, और प्रश्नों के जवाब देते चलिए सभी लोग। तो चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, सभी को इसी आधार पर हमको लेकर क्या करना है? चलना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का आंसर असंगत अंक पहचानिए। असंगत अंक पहचानिए। आपको बताना है कि असंगत अंक 144, 169, 256 और 288। तो 144, 169, 256 और 288 में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है। चलिए, गुड आफ्टरनून, सॉरी उस बार हमने गुड मॉर्निंग बोल दिया। चलिए, तो 144, 169, 256 और 288, बताइए दोस्तों क्या हो गया? इसमें से आपको बताना है क्या अलग होगा। भाई देखो, 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है, और ये 289 17 का स्क्वायर होता है, लेकिन 288 लिखा है, तो अलग हो गया। करना ही क्या था? इतना आसान से प्रश्न अगर पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना? 256, 25 का स्क्वायर, चलिए बढ़िया। आइए चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसको पढ़ो। कह रहा मांस शाकाहारी शराब, जिस प्रकार मांस का अब संबंध शाकाहारी से है उसी प्रकार शराब का संबंध किससे होगा, बताना है आप सभी को। बताओ भाई। मांस का अपोजिट है शाकाहारी, है ना भाई। मांस खाने वाले शाकाहारी में नहीं आते। जिस प्रकार मांस और शाकाहारी का जो रिलेशन बनेगा वही आपको सोचना है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांस का जो सेवन शाकाहारी नहीं करते, मांस का सेवन शाकाहारी नहीं करते, उसी प्रकार शराब का सेवन कौन नहीं करता, पागल, अंतर्मुखी, मूर्ख या मद्य त्यागी। मद्य त्यागी जिन्होंने मद्य को, शराब को त्याग दिया हो, उन्होंने वो जो है शराब का सेवन नहीं करते। जिस प्रकार मांस का सेवन शाकाहारी नहीं करते उसी प्रकार शराब का सेवन मद्य त्यागी नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला प्रश्न। अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 बजे पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। यदि अंजलि अभिषेक से 40 मिनट देर से पहुंचा था तो 30 मिनट पहले पहुंची हो, तो बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था। बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पर पहुंच गई। अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 पर पहुंच गई। तो मान लो जो अंजलि के पहुंचने का जो समय था, अंजलि के जो पहुंचने का जो समय था वो 8:30 था। कितना था, 8:30 था। अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पर पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। ठीक है ना, जो 15 मिनट समय क्या था, पूर्व था। मतलब अंजलि जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में 15 मिनट पूर्व पहुंच गई थी। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ, तो यदि अभिषेक अंजलि से 40 मिनट देर से पहुंचा हो, तो अगर अभिषेक जो है अंजलि से 40 मिनट क्या है, यदि अभिषेक अंजलि से 40 मिनट देर से, तो इसका 40 जोड़ेंगे तो 9:10 पे अभिषेक पहुंचा, 9:10 पे, और 9:10 पे पहुंचा। यदि अंजलि अभिषेक से 40 मिनट देर से पहुंचा था, 30 मिनट पहले पहुंची थी। अंजलि जो है 30 मिनट, तो आपसे पूछ रहा है जो 30 मिनट पहले पहुंची थी, तो आपको बताना है तो कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था, ये आपको बताना है। तो कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय, देखो आंसर तो हमको यही मिल गया था। अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 बजे पहुंच गई थी, जो 15 मिनट समय पूर्व था। तो इसमें 8:30 में आप 15 घटा दो, 8:30 में आप क्या करोगे, 15 घटा दोगे। तो कॉन्फ्रेंस का जो समय था क्या था, 8:15 था। तो कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय, ठीक है ना, 8:15 आंसर आएगा। और 8:15 कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये ऑप्शन नंबर सेकंड में, क्योंकि 15 मिनट को है। अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 बजे पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। मतलब जो अंजलि की पहुंचने से 15 मिनट पहले पूर्व था। तो जो कॉन्फ्रेंस का जो समय था, तो बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय, तो निर्धारित समय था 8:15। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले भाई दोस्तों, यूपी SSS पेट एग्जाम के लिए आप सबको पता है कि 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट आप सबको प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें से 15 मॉक टेस्ट हैं और 25 सेक्शनल टेस्ट हैं। साथ में 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज हैं, वीडियो सॉल्यूशन है और डाउट क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यूपी SSS पेट के अंतर्गत आप सभी को क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, प्रोसीड की जा रही है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसलकर 4 फीट नीचे आ जाता है ना। वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है, लेकिन फिसलकर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर पहुंचने में उसे कितना मिनट लगेगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है। 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है, लेकिन फिसलकर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में अगर वो 6 फीट चढ़ता है, लेकिन 4 फीट फिसलकर नीचे आ गया, तो बचा कितना, 2 फीट। कितना बचा, 2 फीट। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली वो व्यक्ति 1 मिनट में 2 ही फीट चढ़ पाता है। 1 मिनट में 2 ही फीट चढ़ पाता है। मान लो आपके पास पिलर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, पिलर है। ठीक है,
तो आपको ध्यान से देखना है कि वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है। मान लो अगर वह क्या करता है कि 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है, जब एक बार चढ़ जाएगा 6 फीट तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 60 में 6 घटा दो, कितना बचेगा 54। पहले आपको 54 फीट चढ़ाना है, कितना 54 फीट चढ़ाना है, ठीक है। और बाकी के 6 फीट हम बाद में चढ़ाएंगे। क्यों हम बाद में चढ़ाएंगे? क्योंकि आप एक बात बताओ भाई, जब व्यक्ति 6 फीट लास्ट में जाएगा और अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। जो जब तक ऊपर नहीं पहुंच रहा है तब तक फिसल रहा है। तो 54, तो यहां पर अगर कितने का गुणा करा दें, 27 का गुणा करा दें, 27 दूना 54, तो 27 का गुणा यहां भी करा दो, तो हम कह सकते हैं कि वो हो 27 मिनट में, वो 27 मिनट में क्या करेगा, 27 मिनट में 54 फीट चढ़ेगा। 27 मिनट में क्या करेगा, 54 फीट चढ़ेगा। अभी हमारे पास कितना बचा है, 6 फीट और बचा है। तो 1 फीट चढ़ने में उसको 6 मिनट का समय लगता है। तो 1 फीट कह रहा है कि 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ता है, तो 27 में 1 और जोड़ दो, तो 27 और 1 हो जाएगा 28। तो 28 मिनट में वो क्या करेगा, पूरा 60 फीट का खंबा चढ़ जाएगा। तो 28 मिनट आएगा दोस्तों, और 28 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। 28 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 6 फीट होगा वो 1 मिनट में चढ़ता है, तो 27 मिनट में 54 फीट चढ़ गया। 1 मिनट अभी 6 फीट उसको और चढ़ना था, तो 6 फीट चढ़ने के लिए उसको 1 मिनट का समय लगता है। तो 27 में 1 मिनट और जोड़ दो, 27 1 28, तो 28 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 54 फीट, 60 फीट चढ़ जाएगा फाइनली। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। यह प्रश्न आपके सामने HGFE रेशियो ZYXW, तो आपको बताना है कि इसके अगला सादृश्यता एनालॉजी जो आपकी पूछ रहा है वो क्या होगी। तो चलिए बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का अगला जो एनालॉजी होगा, सादृश्यता होगी, वो क्या होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि HGFE ZYXWPONM आपके सामने है। तो आप बताइए इसका अगली सादृश्यता क्या होगी। तो देखो, अगर H से G में गए तो -1 किया, G से F में गए तो -1, F से E में गए तो -1, Z से Y में गए तो -1, Y से X में गए -1, X से W में गए -1, इसी प्रकार से P में O में गए -1, O से N में गए -1, N से M में गए -1। तो इसी प्रकार से J और K प्लस की बात कर रहा है, F से E में गए, E से D में, D से C में गए, Q से T में, E से D में, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें माइनस माइनस का सीरीज चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ F से E में गए -1, E से D में गए -1, D से C में गए -1, तो -1 का सीरीज जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तो करिए जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार सभी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। एक तरफ से आप सभी के आंसर्स इस बार आ रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब आप लोगों को अगर आपके लेवल का प्रश्न मिल गया तो उसकी तो फिर आप लोग जो है धज्जियां उड़ाने में माहिर हो, और थोड़ा सा अगर प्रश्न घुमा दिया तो फिर घूम जाओगे साथ में। और यही मैं चाहता हूं कि कैसे भी प्रश्न आ जाए, कैसी भी लैंग्वेज आ जाए, आप लोगों को घूमना नहीं है, आप लोगों को प्रश्न का जवाब देना है। और यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, नए नए प्रकार के प्रश्न लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को अलग अलग लैंग्वेज के प्रश्न मिले और आपको उनके करने का तरीका पता चले कि हाँ ये प्रश्न ऐसे पूछता है तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ गया। 5 पुस्तकें शेल्फ पर रखी हैं। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी का पुस्तकों के बगल में नहीं रखी है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है। तो फिर इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है, आपको बताना है। ये आपके सामने प्रश्न है। बताओ भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। कितनी पुस्तकें हैं टोटल? 5 पुस्तकें। टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पुस्तकें। 5 पुस्तकों के प्लेस हमने बना लिया। अब ध्यान से देखना भैया, गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी है। इतिहास की पुस्तक
अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है, जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में। तो बायोलॉजी की जो पुस्तक है वो पंक्ति के क्या है, बीच में है। जो बायोलॉजी की पुस्तक है वो पंक्ति के क्या है, बीच में है। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर से फिर से आते हैं, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में। तो गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में, तो मान लो शायद ये मैथ की पुस्तक है, ये इधर भी जा सकती है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन आपको आगे पता चल जाए। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में, जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है। इतिहास की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, जीव विज्ञान की पुस्तक बगल में, जीव विज्ञान की पुस्तक बीच में है, तो फिर इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखें, प्रश्न कह रहा है गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं है। तो गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं है, तो अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकें आपकी यहां भी आ सकती है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पर प्रश्न कहा था इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है, तो यहां पर आ जाएगी हिस्ट्री की पुस्तक। यहां पर आपकी जो है हिस्ट्री की पुस्तक आ सकती है। ठीक है ना, हिस्ट्री की। उसने कहा है कि इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं, ये आपको ध्यान देना है। उसने कहा कि इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है, तो हमने रख लिया। अब इसके बाद गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि यहां पर हमारे पास बताए इंग्लिश की पुस्तक बची है और किसकी बची है, अंग्रेजी की। अंग्रेजी की पुस्तक बची है और किसकी बची है, जीव विज्ञान हो ही गई है, मैथ हो ही गई है, हिस्ट्री हो ही गया है। हिंदी की पुस्तक बची है ना। तो देखो इंग्लिश और हिंदी का हमें प्लेस चेंज करना पड़ेगा। इंग्लिश या हिंदी यहां भी आ सकता है और हिंदी या इंग्लिश यहां भी आ सकता है, ये जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं है, तो गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी गई है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है, हो गया हमारा। ठीक है। फिर कह रहा है गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में नहीं है, तो गणित की पुस्तक जो है, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है, तो गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है, तो फिर इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है, तो इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है, मैथ की। और मैथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो इंग्लिश की पुस्तक और हिंदी की पुस्तक का स्थान उसने क्लियर नहीं कराया, तो हम भी वहां पर क्लियर नहीं करके लिख रहे हैं, जैसा उसने दिया वैसा हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है। आइए चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न में। पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, जैसे पढ़ने का संबंध किससे है, ज्ञान से। जैसे का संबंध स्वास्थ्य से है, किसका संबंध स्वास्थ्य से, आपको बताना है। पढ़ने से संबंध जो ज्ञान से है, तो आपको बताना है व्यायाम का संबंध स्वास्थ्य से, भोजन का संबंध स्वास्थ्य से, आदत का संबंध स्वास्थ्य से, या शरीर का संबंध स्वास्थ्य से। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न होगा भैया, जिस प्रकार पढ़ने से ज्ञान मिलता है उसी प्रकार से व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्यायाम होगा। इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं था, इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं था, बस सीधे सीधे अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना था और हमको आंसर यहां पर क्या करता है, मिल जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यूपी SSC पेट 2022 के बारे में महाबचत ऑफर आपका शुरू है, आप सबको पता है। दूसरी बुक किताबों की अगर बात करें तो किताबों का ऑफर भी यहाँ पर आप सबको जो है शुरू किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, और फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चल के अपने कार्यालय पहुंच गया। शुरू के बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो बताइए। डायरेक्शन का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर निकालिए और सभी लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी करो भैया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, तो चलो देख लेते हैं कि रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, फिर जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ये हो गया। फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर,
फिर दक्षिण की ओर क्या करता है 5 किलोमीटर, और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला। फिर यहां से पूर्व की ओर क्या किया 8 किलोमीटर, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, तो यहां से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 ये है तो यहां 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आ गया पूर्व की ओर 3। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर, फिर यहां से वो राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से राइट साइड मुड़ता है और क्या करता है 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचता है। फिर यहां से राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर क्या करता है अपने कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, अपने कार्यालय पहुंचता है। अब कह रहा है ये उसका क्या है कार्यालय है, ऑफिस। शुरू बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूरी पर है, शुरू किए गए बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शुरू किए गए बिंदु से, तो उसने यहां से शुरू किया था, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो यहां से आपको कार्यालय की दूरी बतानी है, यहां से आपको कार्यालय की दूरी बतानी है। ठीक है, तो यहां से आपको कार्यालय की दूरी बतानी है। तो चलो बताओ भैया, यहां से उसके कार्यालय की दूरी क्या हो जाएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। शुरू किए बिंदु से उसका कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो यहां से दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो दिशा आएगी, तो दिशा क्या आएगी, दिशा क्या आएगी बताओ भाई। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दिशा क्या होगी, ये दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो दिशा आनी चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा आनी चाहिए, और दक्षिण पूर्व कहीं पर दिया ही नहीं, इसका मतलब प्रश्न में फाल्टिंग है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व दिशा, और डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ पॉइंट भी निकल आ रहा है। 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 109 आएगा, और किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी प्रश्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने दक्षिण पूर्व और अंडर रूट 109 निकाला है, अंडर रूट डिस्टेंस 109 निकाला है, तो आपका आंसर जो है सही होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, आपका आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। असंगत वस्तु बाहर करिए, असंगत को बाहर करिए, गन्ना, कॉफी, चाय और गेहूं, असंगत को बाहर करिए। बताइए किसमें से क्या असंगत होगा, क्या अलग होगा आपके सामने, बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ। गन्ना, कॉफी, चाय और गेहूं, तो भैया सीधी सी बात है, गन्ना में रस है, कॉफी ये सब पेय पदार्थ हैं, लेकिन ये जो है एक प्रकार से गेहूं इन सबसे क्या है अलग है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। गन्ना, कॉफी, चाय को अलग करो, तीनों समान है, गेहूं इन सबसे क्या होगा अलग होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगर सेंडू SANDU का कोड इतना है, विद्या का कोड इतना है, तो कह रहा है संध्या का कोड क्या होगा, बोलो जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, इसको आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं। तो बोलो भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां से देखो एस का कोड वहां से निकालो, एस का कोड क्या है @ तो यहां @ आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से AND, SAND @ $, ठीक है। अब इसके बाद H आ गया, HYA, तो HYA क्या आएगा, ये आया संबोधन, इसके बाद ये आया और इसके बाद हैज आया। अब मिला लो भाई, $, संबोधन, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, आसान था प्रश्न। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पढ़िए।
शब्दों का लॉजिकल व्यवस्था, अच्छा, उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, विषय और प्रकाशन, इसको लॉजिकल व्यवस्था के आधार पर सेट करना है। सेट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, विषय और प्रकाशन को लॉजिकल व्यवस्था के अकॉर्डिंग सेट करना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ भैया जल्दी से। बोलिए इसका सही जवाब क्या आएगा, आप सबको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भाई बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बना लिया। ए बी सी डी में से इसकी लॉजिकल व्यवस्था क्या बनेगी। देखो भैया सबसे पहले लेखक होगा, बात मानते हैं कि नहीं। लेखक होगा तो कोई विषय बनाएगा, क्या बनाएगा, कोई विषय होगा। जब विषय होगा तो उसमें कोई कुछ लिखा जाएगा और लिखा जाएगा, उपन्यास लिखेगा। उपन्यास लिखेगा तो प्रकाशित होगी तो फिर पुरस्कार मिलेगा। तो 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ये हो गया आंसर। 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर सी में जाएगा और सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आइए दोस्तों यहां पर समझिए। तो वीडियो री एग्जाम, आप सबको पता है कि वीडियो री एग्जाम का जो आपका बैच है 2018 वाला, ये बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। और ये मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो हर सब्जेक्ट का टीचर, चाहे रीजनिंग का, मैथ का और हिंदी का और जीएस के सारे टीचर्स आपके जो है आपका पूरा सॉल्यूशन देंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कहां गलतियां किया है और किस लेवल पर अभी आपको काम करने की आवश्यकता है। निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। मैथमेटिक्स लिखा है और कौन से शब्द का निर्माण यहां से नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। बताइए दोस्तों किस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बोलो भाई। आइस का, दा का, टिक का या मैट का एक छोटा सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सभी को इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। दोस्तों देखो आइस का निर्माण होगा दा का होगा, मैट का होगा, लेकिन टिक का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर के आ गया और मैथमेटिक्स में सी आया है लेकिन के कहीं पर भी नहीं आया, तो इस शब्द का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न था और यह प्रश्न आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। निम्न में से कौन सा शब्द आपको देखना है कि रिग्रेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन शब्द नहीं बन रहे होंगे और एक शब्द कोई बन रहा होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आएगा और कौन सा गलत हो जाएगा। बोलिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। कौन सा शब्द का निर्माण किया जा सकता है? अगर ध्यान से देखें तो रेग्रेशन, रेन का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ए आ गया है। ग्रीन, यहां पर भी ए आ गया है, सी का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरे में भी ए आ गया है, इसका भी नहीं कर सकते, इसका भी नहीं, तो डी बचेगा, ग्रीन बनेगा। कैसे? GREEN, जी भी आया, आर भी आया, डबल ई भी आया, एन भी आया, तो ग्रीन का निर्माण कर सकते हैं। और बाकी रेन में, एग्री में, ग्रीश में, सब में ए आ गया, लेकिन रिग्रेशन में कहीं पर भी ए का उच्चारण नहीं है। इसलिए ऐसा जब सिचुएशन में प्रश्न आएगा तो उन तीन को आप सर्च करिए जो नहीं बनते हैं और एक अपने आप निकल आएगा। और अगर आप वो सर्च करने लगे जो बन रहा है तो फिर आप एक एक अक्षर मिलाएंगे और आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की मां है। पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते पूनम ने कहा, क्या पूनम ने कहा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते पूनम ने कहा, ये मेरे भाई, मतलब पूनम कहती कि मेरे भाई। मान लो पूनम का कोई भाई है, पूनम कहती है ये मेरे भाई के चाचा के बेटे। मान लो इनके भाई के जो चाचा हैं तो पूनम के भी वो चाचा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की मां है, चाचा के बेटे की मां है, चाचा के बेटे की मां है, ठीक है। ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की मां है, अर्थात इनकी चाची होंगी। कौन? वो तस्वीर,
एक तस्वीर माँ है, तो पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ है, कि चाचा की पत्नी। तो कह पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? तो पूनम का एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा कि ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ है, चाचा के बेटे की माँ है। तो पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से, तो तस्वीर वाली ये माँ है, ठीक है, तो इसकी पूनम क्या होगी? भतीजी। और भतीजी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, क्योंकि ये जो तस्वीर वाली महिला है ये पूनम के चाचा की पत्नी मतलब चाची है, और चाची है तो पूनम क्या होगी? भतीजी। तो पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से संबंध जो होगा वो किसका होगा? भतीजी का होगा, ठीक है, भतीजी। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, भतीजी आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बताओ, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा उसकी बहन मेरी बेटी के भाई की माँ है, उस आदमी का राधा से क्या संबंध है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उस आदमी का राधा से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, क्या कहा? कि उनकी बहन। एक आदमी की ओर इशारा करते राधा ने कहा कि उनकी बहन, किसकी बहन? उस आदमी की। उनकी बहन मेरी बेटी की भाई की मां है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा कि उनकी बहन मेरी बेटी, कौन कह रहा है? राधा। राधा कहती है कि मेरी बेटी के भाई की मां है, मेरी बेटी की भाई की मां, उनकी बहन, अर्थात राधा ही इनकी बहन हो जाएगी। अर्थात इस आदमी की जो बहन है ना, राधा खुद है, राधा खुद है। इस प्रकार से उस आदमी का राधा से क्या संबंध है? तो ये आदमी जो होगा राधा का क्या है? भाई है। राधा का क्या है? भाई है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। वो आदमी राधा का क्या है? भाई है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। जी आया। अगले प्रश्न में चलने से पहले दोस्तों यहां पर अब हिंदी नितिन सर के साथ आप सब देख पा रहे होंगे, तो इसमें डिस्काउंट दिया गया है आप सबको, और बहुत ही बेहतर डिस्काउंट, और डिस्काउंट है दशहरा के उपलक्ष्य में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में। और अगर वाकई में आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर वाकई में आपको हिंदी पढ़ना था और किसी कारण बस इतना आप पेड नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए एक ऑफर है, और इस ऑफर के साथ जुड़कर अपनी क्लास को आप कंटिन्यू प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, तो कौन सी कुल संख्या नहीं है आपको बताना है। कौन सी कुल संख्या नहीं है? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है, तो कौन सी कुल संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलो भैया। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मान लो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना। मान लो गर्ल्स हैं, x है, तो बॉयज कितना होगा? 3x। टोटल कितना हो जाएगा? x + 3x बराबर कितना होगा? 4x। 3 गुना, तो 4 × 3 = 12, 4 4 8 4 12, तो पहला 12 चौको 48, 3 गुना सही है, ये बनेगा 4 4 8, और 11 चौको 44, ये भी सही है, 10 चौको 40, ये भी सही है, लेकिन डी नहीं बन सकता, ठीक है ना। 4 का गुणज डी नहीं आ सकता, तो डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, डी आला आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो ध्यान से, एक कक्षा में लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या का 3 गुना है तो कौन सी कुल संख्या नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कौन सी कुल संख्या मतलब नहीं हो सकती है। तो 11 चौको 12 चौको 48, 11 चौको 44, 10 चौको 40, लेकिन ये 4 के मल्टीपल में नहीं आएगा क्योंकि 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरी पत्नी के, प्रश्न बोल रहा है कि यह मेरी पत्नी के। एक फोटो में एक स्त्री को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरी पत्नी के, आदमी कहता है, वो आदमी कहता है कि यह मेरी पत्नी के, तो यह आदमी की पत्नी हो गई, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, अगर पत्नी का इकलौता बेटा है तो आदमी का भी होगा। यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे के पिता की माता है। पिता की मतलब आदमी खुद अपनी बात कर रहा है, पिता की क्या है, माता। एक फोटो में जो स्त्री है, जो फोटो में जो स्त्री है उनकी माता है। तो फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध है, तो फोटो वाली स्त्री इस आदमी की क्या होगी, माँ। और माँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, माँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। असंगत को पहचाना है। झारखंड की राजधानी रांची है, गोवा की राजधानी पणजी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन उत्तरांचल की राजधानी नैनीताल नहीं होती, उत्तराखंड की राजधानी नैनी नहीं होती, देहरादून है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न अलग होगा। आसान था, राजधानियां लिखी हुई हैं, झारखंड की रांची, गोवा की पणजी, राजस्थान की जयपुर, लेकिन उत्तरांचल की नैनीताल नहीं होती, तो ये बात क्या होगा, गलत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ए से जेड की श्रृंखला में के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अल्फाबेट का क्वेश्चन है, तो बता डालिए सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी में से क्या जाएगा, आप सबको बताना है। कर ए सर की श्रृंखला में के दाएं, मतलब बाएं से 11वां होता है के, तो बाएं से 11वें के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 में 5 घटा दो तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 14 में 5 घटेंगे लेफ्ट 9, और लेफ्ट 9 के लिए क्या होता है, आई, आई यहाँ पर आएगा, और आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आई आ जाएगा। ठीक है, आसान था, कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, में कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए भैया, हो गया सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने, तो नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स आप सबके सामने आ गया है, और इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तीनों नोट्स हैं, समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की सारी आपकी जो है नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। करा कि जड़ से ए तक की श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जड़ से ए तक के अक्षरों की बात कर रहा है, मतलब विपरीत क्रम की बात कर रहा है। तो जब अपोजिट की दोस्तों बात कर रहा है, तो जब अपोजिट की बात कर रहा है तो करा जे के बाईं ओर, मतलब बाईं से 10वें जे के बाईं ओर के तीसरे, जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, अपोजिट कर दो तो कितना होगा, ये राइट 10 हो जाएगा, ये राइट 3 हो जाएगा, और ये लेफ्ट 5 होगा। तो राइट 3, राइट 10 में 3 गया 7, तो राइट 7, और ये कितना हो गया, लेफ्ट 5, 7 और 5 12, तो ये आएगा राइट 12। तो 27 में 12 आपको घटाना पड़ेगा, 7 में 2 गया, कुछ तो गलत नहीं हुआ, तो 10 में 3 गया 7, 7 5 12, राइट 12, 7 में 2 गया 5 आएगा, और
लेफ्ट 15 और लेफ्ट 15 के लिए क्या आएगा? ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। करा कि जेड से ए तक की श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। जे के बाईं ओर के तीसरे, ये जेड से ए तक की अक्षर में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर से दाईं ओर क्या होगा? आंसर तो मिल जाना चाहिए, पता नहीं क्या गड़बड़ है। जेड से ए तक की श्रृंखला में जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर, तो जे के बाईं, तो भाई जे कौन सा अक्षर होता है? बाईं से 10वां। जे के बाईं ओर के तीसरे, जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न था। 10 3 13, 13 5 18, 10 में 3 गया 7, राइट 5, 7 5 कितना हो गया? 12, लेफ्ट 12, ओ आना चाहिए था। चलो देखते हैं भाई क्या करना है यहां पर। पहले ABCD लिख लो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू एस टी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच एच, इसके बाद क्या आएगा? जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, उसने कहा है कि जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर से, तो जे कहाँ है? तो जे के बायां तीसरा, तो 1 2 3 ये मिलेगा। जे के बायां तीसरा, जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा क्या मिला? एच। एच कहाँ है? सी में। एच कहाँ है? सी में। तो ये एच आंसर आएगा उसका। क्या आएगा? एच आंसर आएगा। वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा था, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेश्चंस की श्रृंखला थी वो क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको जो है कुछ आपको 1-2 प्रश्न अल्फाबेट सेक्शन के भी देखने को मिले। तो सभी दोस्तों को एक बार नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से कंप्लीट हुए होंगे। और मैंने जैसे कहा था, आप सभी को नए नए आपके ऑप्शंस के अपॉर्चुनिटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नए नए प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आपके सामने इसी प्रकार से आते रहेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।